वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इस पेपर का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम अग्रवाल का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो आज क्वेश्चन है हमारा जैव प्रौद्योगिकी का वैक्सीन उत्पादन, जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन परिवर्धन या निर्माण में योगदान की चर्चा करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है, जैव प्रौद्योगिकी की वैक्सीन उत्पादन, वो जीन चिकित्सा, मानव इंसुलिन परिवर्धन है या निर्माण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या टीकाकरण का उत्पादन है क्या। तो जब बच्चों वैक्सीन का उपयोग मनुष्य को संक्रमण रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाए और किसके द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता करके, तो इस वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन या हम जैव प्रौद्योगिकी टीकाकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर एंटी हेपेटाइटिस वैक्सीन हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से प्रतिरक्षा या सुरक्षा प्रदान करती है। इसके साथ में हम देखते हैं एंटी रेबीज वैक्सीन। तो एंटी रेबीज वैक्सीन फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाई गई और उसमें ई कोलाई की कोशिकाओं से इसे तैयार किया गया। अगला हम इसमें देखते हैं वैक्सीन कॉलरा वैक्सीन है, जो हमें हैजा या कॉलरा के रोग से सुरक्षा प्रदान करती है। तथा मलेरिया रोग की वैक्सीन को हम देखेंगे तो यहाँ पर एक न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में ठीक कुछ डॉक्टरों की टीम ने क्या किया, एक वैक्सीन का उत्पादन किया जिसे मलेरिया वैक्सीन कहते हैं। उसके द्वारा मलेरिया रोग से निजात पाया जाता है। इसके साथ में देखेंगे इंटरफेरॉन का संश्लेषण किया जाता है। तो इंटरफेरॉन होते क्या है, तो यह क्या करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र की एक विशेष प्रोटीन का निर्माण करते हैं जो वायरस की संक्रमित कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होती है। और ये करेगी क्या बच्चों, तो यह अन्य कोशिकाओं के जो वायरस के संक्रमण होते हैं उनसे बचाने का कार्य करती है। आज बच्चों कृत्रिम रूप से जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा अनेक प्रकार के इंटरफेरॉन उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं अल्फा इंटरफेरॉन को ई कोलाई या ईस्ट की कोशिकाओं में हम सेंड करके या उसमें भेज करके आज हम इसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ में हम देखते हैं दुर्लभ औषधियों का उत्पादन किया जाता है, जैसे इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन जैसी इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। और इसके साथ में आप देखेंगे कि थाइमोसिन या कोई वृद्धि हार्मोन्स या रुधिर स्कंदन कारक, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 है उसका भी उत्पादन मानव इन जो ये जैव प्रौद्योगिकी है इसके द्वारा हम करते हैं। या हम आज मानव के तमाम जीन हैं उनको हम ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रवेश करा करके हम क्लोन तैयार कर लेते हैं और बड़ी स्केल पर इन सब का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर जो हमारी पहली हेडिंग है वो जीन चिकित्सा है या जीन थेरेपी है। तो आनुवांशिक रोगों की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में से उस रोग की सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने या त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यक सुधार करके परिवर्तन लाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, जीन चिकित्सा या जीनी सर्जरी कहते हैं। इसमें देखेंगे कि इस प्रकार व्यक्ति के संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा मानसिक लक्षणों का भी नियंत्रण आज किया जा सकता है। तो आप देखेंगे सर्वप्रथम 1990 में एडीए या एडिनोसाइन डीएमएनएज, जिसे हम कहते हैं न्यूनता की बीमारी से ग्रसित 4 वर्षीय बालिका का जीन चिकित्सा द्वारा सफल उपचार किया गया था। यह बीमारी वास्तव में एंजाइम एडिनोसिन डीएमएनएज के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन के विलोपन होने से उत्पन्न होती है। तो इसके रोगियों की को क्रियात्मक या फंक्शनल एडीए के इंजेक्शन दिए जाते हैं, परंतु इससे पूर्ण उपचार नहीं होता है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, इन जीन चिकित्सा का उपयोग करके इसके लिम्फोसाइट को निकाला जाता है और उनके शरीर से बाहर निकाल करके उनका कल्चर या संवर्धन तैयार करके बाद में उसमें क्रियात्मक एडीए सीडीए जीन को रिट्रोवायरल जो संवाहक या वेक्टर होते हैं उसमें लिम्फोसाइट को प्रवेश कराया जाता है। इसके बाद में रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। अब ये क्या करेंगी, रोगी के शरीर में स्थायी
उपचार हो जाता है और आनुवांशिक निर्मित लिम्फोसाइट क्या करेंगी, इसमें जीन का उत्पादन स्वतः करने लगेंगी, एडीए जीन का। यहाँ पर आप देखेंगे समय समय पर शरीर में प्रवेश कराना इन्हें पड़ता है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से जीन थेरेपी के द्वारा तैयार की गई होती हैं, तो ये नष्ट हो जाती हैं। आपको इन्हें समय समय अंतराल पर आनुवांशिकी के द्वारा तैयार की गई जो ये जीन होते हैं या एंजाइम है तो होते हैं एडिनोसिन डिमेनेज, उन्हें प्रवेश करा करके इस रोग से आप मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर अगला देखो वो दिया गया है, रोग जो होता है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस को कैसे सही करते हैं, तो यहाँ बताया गया कि जीन थेरेपी का उपयोग आनुवांशिक रोग जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी किया जाता है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस रोग में क्या किया जाता है, इसका सफल उपयोग करके जो CF यहाँ पर बताया गया CF जीन है, ठीक है, CF जीन में परिवर्तन किया जाता है और यह परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है, रोगी को रोग से निजात मिल जाता है। फिर बताया गया बच्चों मानव इंसुलिन के निर्माण में, तो मानव इंसुलिन या ह्यूमन इंसुलिन तथा अन्य हार्मोन्स या प्रोटीन का निर्माण जीन अभिकेंद्रिकी के द्वारा हम ई कोलाई के उपयोग के द्वारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ई कोलाई के DNA को लेकर के और मनुष्य के जो जीन होते हैं पैनक्रियास के जो बीटा सेल में क्या करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उनको लेकर के एक साथ मिला करके पुनर्संयोजित या रिकॉम्बिनेंट DNA बना करके इंसुलिन का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार इंसुलिन कहलाएगा। इस कार्य के लिए आप देखते हैं कि मधुमेह के रोगियों के लिए एली लिली एक कंपनी है अमेरिका की, उसने इस औषधि का निर्माण किया। यह कार्य उन्होंने कब किया, 5 जुलाई 1983 को 2 DNA अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला A व B में समान रूप से थे। इंसुलिन हार्मोन्स की दोनों श्रृंखलाएं A व B हैं, उसमें डाई सल्फाइड बांध जो होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है और परिपक्व इंसुलिन तैयार किया जाता है। इस कार्य के लिए फ्रेडरिक सेंगर नामक वैज्ञानिक का बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्होंने इस खोज के लिए इन्हें इस खोज के लिए 1958 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। फ्रेडरिक सेंगर ने क्या किया बच्चों, गाय के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन के अणु को अल्फा ए व इसी तरह देखेंगे बीटा बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में क्रमशः 21 व 30 अमीनो अम्ल अणुओं का निर्माण किया और इन्होंने देखा कि जो इंसुलिन है वो मनुष्य के इंसुलिन के जैसा ही प्रोड्यूस होता। आज इसका डायबिटीज के या शुगर के नियंत्रण में किया जाता है। यहाँ पर हमने बच्चों बताया है कि मानव इंसुलिन एक आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के द्वारा तैयार की गई प्रथम औषधि थी या विश्व में पहली औषधि जो तैयार की गई थी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, वो यही थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप बच्चों देखिए कि बताया गया है कि मलेरिया परजीवी की 4 प्रजातियों के नाम लिखिए, इसके द्वारा उत्पन्न होने वाले मलेरिया के प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखेंगे कि जो मलेरिया परजीवी है उसकी 4 प्रजातियाँ निम्न हैं। तो मलेरिया का रोग आप जानते हैं प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। यह एक द्विपुष्पीय परजीवी है। इसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, द्वितीयक पोषक जो होता मादा एनाफेलीज होती है। आपको पता होगा कि मादा मच्छर ही किसी व्यक्ति का रक्त चूसते हैं या जीव का, ठीक है, नर ऐसा नहीं करते हैं, फूलों का रस या गंदगी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो मादा एनाफेलीज क्या होती है बच्चों, यहाँ वेक्टर होती है या वाहक होती है जो रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने का कार्य करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्लाज्मोडियम बाइबेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, प्लाज्मोडियम ओवेल है या प्लाज्मोडियम यहाँ पर आपको फॉल्सीपेरम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 4 प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर क्या हम दे सकते हैं, फॉल्सीपेरम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये कैसे रोग को फैलाएंगे। तो यहाँ पर तृतीयक मलेरिया या सामान्य जड़ जो जूड़ी बुखार होता है उसके अंतर्गत हम पहली हेडिंग को समझा रहे हैं यहाँ पर।
तो आप देखेंगे कि यह बुखार जो है 45 घंटे के समय अंतराल या प्रत्येक तीसरे दिन क्या होता है, रिवाइज होता रहता है। जब ये रिवाइज होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक दिन उस तीसरे दिन या तीसरा दिन जैसे पूरा होगा तो उस व्यक्ति को आप देखेंगे कि जोड़ी बुखार जो है उसका प्रभाव दिखेगा। तो जब दिखेगा इसका मतलब ये अपने चक्र को क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। और वो समय कितना बताया गया है, 48 घंटे में बताया गया है। अब हम देखते हैं कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम तथा ओवैली के संक्रमण ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल हैं उनके संक्रमण से तृतीयक मलेरिया तो हो रही है, लेकिन इसमें मृत्यु दर जो है वो ना के बराबर होता है। ठीक है, मृत्यु नहीं होती। ऐसा क्यों होता बच्चों, तो इसमें देखते हैं कि मृत्यु दर जो है वो कम हो जाती है। या क्या हो जाती है, कम का कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ जो आरबीसी नष्ट हो रही हूँ सदैव पुरानी होती, इसलिए व्यक्ति के पर ऐसा प्रभाव नहीं होता। किंतु फाल्सीपेरम, ठीक है, में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होगा, मृत्यु दर का रेट बहुत ज़्यादा होता है। ये तृतीयक मलेरिया में देखने को मिलता है, लेकिन प्लाज्मोडियम ओवैली या मलेरी या वाइवेक्स में ऐसा नहीं होता है। चतुर्थक मलेरिया क्या है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे तो इस जो मलेरिया का दौरा है वो 72 घंटे के बाद होगा और हर चौथे दिन रिपीट होगा। इसमें ये जो होता है प्लाज्मोडियम मलेरी के संक्रमण से होता है, इसीलिए इसे मलेरिया एक चतुर्थक मलेरिया या कॉटन मलेरिया कहते हैं। फिर दैनिक मलेरिया में आप देखेंगे क्या होगा, तो इसमें बुखार प्रतिदिन आएगा, इसीलिए इसका नाम क्या है, दैनिक मलेरिया है। तो यह प्लाज्मोडियम की एक या एक से अधिक जातियों से होता है। आवर्ती मलेरिया में देखेंगे कि यह बुखार बच्चों प्लाज्मोडियम बाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल या मलेरी से होता है। तो इनके क्या होते हैं, जो बाह्य रुधिराणु होते हैं उनके चक्कर निरंतर या चक्र चलते रहते हैं। और यह जब चक्र तो चलते हैं तो इसमें एक बार तो ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में फिर से दोबारा आक्रमण हो जाता है और उस आक्रमण के कारण क्या होता है, मलेरिया का प्रभाव, बार बार बुखार आता रहता है। तो 4 प्रजातियां यहाँ कौन सी थी, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स आपने देखा, और क्या है, प्लाज्मोडियम मलेरी है, और प्लाज्मोडियम क्या ओवेल है, और प्लाज्मोडियम क्या फाल्सीपेरम, ये 4 प्रजातियां हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव में एवीय रुधिर वर्ग की वंशागति का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखेंगे कि एवीय रुधिर वर्ग क्या है। तो यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन में कोई भी जीन बच्चों क्या होगा, समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होता है, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, बहुगुण विकल्पी या बहुगुण एलीलीवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य के जो रुधिर हैं उनमें रुधिर की जो वंशागति है उसको सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब यहाँ पर मनुष्य में आप देखेंगे कि एबीओ रुधिर वर्ग की वंशागति बहुगुण एलीलीवाद का मुख्य उदाहरण है, और इसे बॉन स्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1924-25 में बताई थी। तो यहाँ पर एबीओ रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवांशिक लक्षण होता है जो संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से बच्चों के जीन में पहुंच जाता है। इन जीन्स की वंशागति 2 नहीं बल्कि 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन पर निर्भर करती है। यहाँ पर हम देखते हैं सामान्यतया किसी व्यक्ति में 2 ही एलील्स होते हैं, परंतु आबादी के जीन या समूह जिन्हें हम जीन पूल कहते हैं उनमें इनकी संख्या 3 ही सदैव मिलती है। लेकिन पर्सनल अगर किसी व्यक्ति में देखेंगे तो वो कितना मिलेगी, 2, लेकिन अगर आबादी में देखेंगे तो 3 मिलते हैं जीन समूह या जीन पूल। अतः बहुगुण एलीलीवाद का संबंध समिष्ट अनुवांशिकी या पॉपुलेशन जेनेटिक्स से होता है। तो संतान के लाल रुधिराणुओं में प्रतिजन या एंटीजन के निर्माण होने और ना होने का निर्धारण यही 3 फैक्टर या जीन्स पर निर्भर करता है, जो क्या है, आई ए जीन है जो क्या प्रतिजन ए का संश्लेषण करता है। इसी तरह आई बी जीन जो है वो क्या करेगा, जी प्रतिजन
जो क्या करेगा, प्रतिजन बी का संश्लेषण करेगा। इसीलिए I0 जो होगा वो प्रतिजन की अनुपस्थिति में ही अपने आप को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जीन IA एवं जीन IB व जीन I0 के लिए प्रभावी या डोमिनेंट होते हैं, लेकिन ये जीन्स परस्पर एक दूसरे के लिए प्रभावी ना होकर के सह प्रभावी या कोडोमिनेंस के रूप में प्रदर्शन करती हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी जो व्यक्ति है, ठीक है, इन 3 जीन्स, ये क्या है, 3 जीन्स में से किन्हीं 2 को ही प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बताया गया कितने में से, एरो लगा करके बता दिया गया कि ये 3 जीन में से केवल 2 ही जीन प्राप्त करेगा। अर्थात यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 प्रकार के जीनों प्रारूपों या हम जीनोटाइप कहते हैं तथा 4 प्रकार के लक्षण प्रारूपों को ये प्रदर्शित करता है या संभावित कर सकता है। या इतने में से 6 प्रकार के जीनोटाइप मिलेंगे और 4 प्रकार के आपको फिनोटाइप लक्षण दिखेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया रुधिर वर्ग ए क्या है, वो IA हो सकता है, IA हो सकता है या IA या I0 हो सकता है। इसी तरह रुधिर वर्ग जो AB है वो क्या हो सकता है, A और B हो सकता है। रुधिर वर्ग B जो होगा वो BB भी हो सकता है या IB या क्या हो सकता है, I0 हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये B है बच्चों, क्या है, B है। अब यहाँ पर रुधिर वर्ग O जो है वो I00 ही रहेगा। अतः जिनको जो जनक हैं या फादर होते हैं उनसे क्या होगा, IAA या IA और I0 जीन्स प्राप्त करने वाली संतानों के लाल रुधिराणुओं में प्रतिजन A प्राप्त होता है। इसी तरह I जो B हैं IB हैं, IBB वाले जो हैं वो क्या करेंगे, IB और I0 जीन्स प्राप्त करते हैं। इनकी संतानों में प्रतिजन B बनता है। अतः इसी प्रकार आप देखेंगे जो संतान को जनकों से जीन प्राप्त हुए वो IA हो सकते हैं या IB जीन से ही प्राप्त होते हैं। इनमें दोनों प्रतिजन जैसे IA और IB बनेंगे। इनका यहाँ मुख्य कारण 2 जीन्स में परस्पर प्रभाविता का अभाव या क्या है, सह प्रभाविता है, इसलिए ऐसा होता है। जो संतानें जीन्स I00 प्राप्त करती हैं उनमें कोई भी प्रतिजन बच्चों नहीं बनेगा, तो उनके जीन्स में I0 या अन्य दोनों जीन्स IA हो जाएंगे, IB के लिए अप्रभावी या रिसेसिव ही होते हैं। इसलिए IA, I0 एवं IB और I0 जीन्स प्राप्त होते हैं और संतानों में क्रमशः प्रतिजन जो पहुँचेगा वो IA या IB बनते हैं। तो रुधिर वर्ग A, B और O की वंशागति को हम निम्न प्रकार जो आगे के चार्ट बना करके हम समझाए हैं वहाँ पर दिखा रहे हैं आपको। स्पष्टीकरण में आप फर्स्ट देखेंगे कि माता का रुधिर वर्ग क्या है, A है, तो उनके बच्चों में क्या होगा, IAA होगा या IA या I0 होगा। पिता का रुधिर वर्ग IB है, IB है, तो उनके जो हो सकते हैं दूसरे वो क्या हो सकते हैं, IB या I0 भी हो सकते हैं। ये किसके अंतर्गत होगा, जो पिता का रुधिर वर्ग B है उसमें। तो यहाँ पर कुछ संभावित चार्ट हैं, जैसे फर्स्ट में दिखाया गया है कि पिता के शुक्राणु IB वाले हैं, माता के शुक्राणु IA वाले हैं। तो इनकी जो संतान होंगी वो क्या क्या रुधिर रख सकती हैं, IA रख सकती हैं, IB भी रख सकती हैं, IA रख सकती हैं, IB रख सकती हैं या IA IB IA IB रख सकती हैं। इनकी संभावित संतानें हैं IA IB वाली। दूसरे उसमें देखो समझाया गया है कि जब हम IB और I0 और IA IA वाले जनकों में क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, माता के जो जीन्स हैं वो क्या हैं, IA है, पिता के IB I0 हैं। तो यहाँ 50% दिखाया गया है कि ये भी रुधिर हो सकता है, 50% में क्या होगा, ये रुधिर वर्ग हो सकता है। फिर यहाँ पर तीसरे चार्ट में दिखाया गया है कि ये पिता के जो जीन्स हैं IB हैं और माता के क्या हैं, IA और I0 हैं। तो इनकी जो संतानें होंगी 50% AB रुधिर वाली होंगी और 50% B रुधिर वर्ग की हो सकती हैं। इसी तरह D वाले इसमें दिखाया गया बच्चों
जब हम ये माता के जीन्स IA I0 और पिता के IB I0 में क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हमें चारों रुधिर वर्गों की संतानें बराबर संख्या में प्राप्त होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसके 5 नंबर के सभी क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेंगे। बच्चों, अगर आपको हमारा ये जो टॉपिक है अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।